Okay, let us look at the another question which has come from science वाला section से, chapter 2 से आया, sociology as science. This question is a 20 marker, 250 words में लिखना है, and this was asked in 2016 paper 1 question number 3B. यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक पोस्टुलेट्स बताओ साइंटिफिक मेथड के. अब क्या था, व्हेन सोशियोलॉजी स्टार्ट हो रही थी एज अ डिसिप्लिन, तो एज यू नो अर्ली जो थिंकर्स थे, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, उनको बड़ा चाह था कि वो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टूल्स का यूज करें सोशियोलॉजी की रिसर्च में, ताकि उनको और क्रेडिबिलिटी मिले, उनकी रिसर्च को दुनिया माने, उनकी रिसर्च समाज में एक्सेप्टेंस हो उसकी रिसर्च की. तो उन्होंने दे स्टार्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसमें फॉलो होता है. तो हमें साइंटिफिक मेथड्स में जो मेन चीजें, मेन कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं, दैट वी हैव टू मेंशन. ठीक है. फिर कह रहा है हाउ फार आर दीज फॉलोड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. अब फर्स्ट पार्ट में उसने सिर्फ साइंटिफिक मेथड की बात करी है, सेकंड में बोल रहा है कि ये जो साइंटिफिक मेथड हैं ये सोशियोलॉजी में कितने हद तक इंप्लीमेंट होते हैं, कितने हद तक यूज होते हैं. क्या कैन वी एज सोशियोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड एज इट इज इन स्टडिंग सोसाइटी, और डू वी हैव टू मॉडिफाई, डू वी हैव टू ट्विस्ट सर्टेन थिंग्स इन साइंटिफिक मेथड, ओनली देन वी कैन स्टडी सोसाइटी. ठीक है. तो दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज टोटली अबाउट साइंटिफिक मेथड, जो नॉर्मल साइंस में, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो, नेचुरल साइंस बोलते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग नेचर, वी आर नॉट स्टडिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट स्टडिंग इंडिविजुअल्स. तो नेचुरल साइंस जो नॉर्मल हम साइंस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली, उसका फर्स्ट पार्ट है साइंटिफिक मेथड के क्या पोस्टुलेट्स हैं. सेकेंड पार्ट है कि वो किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज यूज्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्टली वेरी कॉमन टॉपिक. इसमें से हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता ही आता है. लेट्स सी. तो इट्स अ 20 मार्क, इट्स अ 3 पेज आपको मिलेंगे. एंड हाउ डू यू प्रेजेंट नाउ? दिस इज अ वे टू प्रेजेंट व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स. On the left side, I have shown the scientific method used in natural sciences as it is. And on the right side, I have shown that certain modifications were done to implement scientific methods in sociological research. So, वो modifications I have told in front of each point, each postulate. अब पहले हम सारे एक देख लेते हैं कि जब हम नेचुरल साइंस, जब हम नॉर्मली फिजिक्स में, मान लो वी डू अ लैब एक्सपेरिमेंट, वी डू अ रिसर्च, हमें ग्रेविटी की खोज करनी है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है व्हेन यू हैव टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर इन साइंस? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड? सबसे पहले तो होता है दैट यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एज अ पीएचडी स्टूडेंट, व्हेन यू हैव टू, आपको जो गाइड होता है उसको आपको टॉपिक देना पड़ता है कि क्या टॉपिक मैं पढ़ूंगा. दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट्स से कि आई वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन विमेन एंड एजुकेशन, और आई वांट टू स्टडी हाउ एजुकेटेड विमेन आर इन सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी. अब ये मेरा हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फिर मैंने उसके बेसिस पे, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, दैट इज क्लियरली डिफाइंड, विमेन, एजुकेशन, इंडियन सोसाइटी. अब उसके बेसिस पे मेरे को एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा. हाइपोथेसिस मतलब ये होता है दैट कोई अजम्पशन है सोसाइटी में, कोई धारणा है कि हाउ आर विमेन इन एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी. उस धारणा को मैंने, उस अजम्पशन को मैंने, उस कॉमन सेंस आइडिया को मैंने मान लिया. आई अज्यूम्ड इट एज ट्रू, एंड देन थ्रू माई रिसर्च आई विल टेस्ट इट वेदर इट इज ट्रू और नॉट. एज ऑफ नाउ मैंने उसको एज इट इज मान लिया विदाउट एनी रिसर्च. तो हाइपोथेसिस, लेट्स से मैंने माना दैट विमेन आर वीक इन मैथ्स. ठीक है. अब ये धारणा होती है गांव में कि विमेन आर नॉट एनकरेज टू गो फॉर नॉन मेडिकल, डिफिकल्ट होगा, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, बायो दिलवा देते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे आई केम अप विद hypothesis that there is a notion in the society that women are weak in maths. Let's
test that notion, so I have assumed it as my hypothesis. फिर मैंने क्या किया, अब इस धारणा को टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट दिस नोशन आई हैव टू डू डेटा कलेक्शन. आई वेंट, मैं गांव में गई, मैंने सर्वे किया, मैंने डेटा कलेक्ट किया. आई वेंट टू प्राइमरी स्कूल्स, आई सॉ हाउ मच मार्क्स विमेन आर गेटिंग, हाउ मच मार्क्स बॉयज आर गेटिंग, गर्ल्स आर गेटिंग. वो डेटा कलेक्शन मैंने किया अपने रिसर्च के लिए, ठीक है. फिर उसको मैंने इंटरप्रेट किया कि भाई मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आया कि हाँ विमेन के इतने मार्क्स आ रहे हैं, बॉयज के इतने आ रहे हैं, गर्ल्स के इतने आ रहे हैं. उसको इंटरप्रेट किया और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकल के आया, जब मैंने उसको इंटरप्रेट किया तो मैंने कॉजालिटी डेवलप करी. कॉजालिटी मतलब उसके कारण, उसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है. कि अगर विमेन इन रूरल हरियाणा आर स्कोरिंग लेस देन मेन, girls in rural Haryana in the class of 5 are getting less marks than boys of class 5 in maths, तो क्या उसके reasons हो सकते हैं? Is it because they are girls? Or is it because the social norms? Is it because they are not encouraged to study maths? Is it because they are not getting proper nutrition? That is why they are not able to study properly, be it maths or any other subject. मान लो ये निकल के आया कि नॉट जस्ट इन मैथ्स, दे आर वीक इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड द रीजन इज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट निकल के आया कि विमेन आर गेटिंग लेस मार्क्स इन मैथ्स देन मेन, उसको मैंने इंटरप्रेट किया और उसके इंटरप्रिटेशन के लिए मुझे कॉजेस ढूंढने पड़ेंगे, क्यों कम आ रहे हैं मार्क्स विमेन के, ठीक है. ये हो गया. फिर थ्योरी फॉर्मुलेशन, थ्योरी निकाली मैंने उसके बेसिस पे. अब ये साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है सिर्फ, इसमें अभी मैंने मॉडिफिकेशन नहीं करी है कुछ भी, ठीक है. कि बिल्कुल अगर मैं एज इट इज साइंटिफिक मेथड लगाते हैं तो क्या होना चाहिए. देन थ्योरी फॉर्मुलेशन के उसके बेसिस पे आई केम अप विद अ थ्योरी कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है. जैसे न्यूटन केम अप विद अ थ्योरी कि ग्रेविटी का ये लॉ है, ये फॉर्मूला है, ठीक है. एवरी टू ऑब्जेक्ट्स विद अ सर्टेन मास दे अट्रैक्ट ईच अदर, और किस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं वो फोर्स का फॉर्मूला उसने दिया. तो एक थ्योरी बना दी मैंने, एक लॉ क्रिएट किया. देन आई हैव टू टेस्ट इट. मैंने रिसर्च करी, मैंने थ्योरी फॉर्मुलेशन करी, फिर मैंने उसको टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, जब तक वो बार बार ट्रू निकलता आएगा कि हाँ फोर्स का दो बॉडीज में यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है ग्रेविटी का. तो मैंने बार बार टेस्ट करके फिर मेरे को पता चला कि हाँ दिस इज एक्चुअली कमिंग ट्रू अगेन एंड अगेन. एंड देन अब जहां पे जब भी टेस्ट होता है, इफ इट वायलेट्स द हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस कैंसिल हो गया, रिजल्ट एक निकल के आया. अगर इफ इट वैलिडेट्स द हाइपोथेसिस, ठीक है, मैंने अज्यूम किया था कि विमेन आर वीक इन मैथ्स, ठीक है, तो अगर टेस्ट के थ्रू कुछ और निकल के आता है तो दैट विल कैंसल माय हाइपोथेसिस, के उसके ऑपोजिट मेरी रिसर्च निकल के आती है. अब मॉडिफिकेशन, अब ये था साइंटिफिक मेथड. जब मेरे को ये साइंटिफिक मेथड्स लगाने थे सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस आई हैव टू डू. Here modifications, why do you think modifications are required? Why cannot we as it is implement scientific methods? ठीक है, most of you must be science students, तो आप बोलते हो कि सबसे रैशनल तरीका होता है, सबसे लॉजिकल तरीका होता है, हम ये एज इट इज क्यों नहीं लगा सकते सोशियोलॉजिकल रिसर्च में. द रीजन इज दैट हियर वी आर नॉट स्टडिंग मैटर, वी आर नॉट स्टडिंग एटम्स, वी आर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वलेंट टू मैटर, और ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. अब यहां पे देखते हैं क्या हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी. जब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज किया तो वेबर सेड दैट इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज इज अनअवॉइडेबल. ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी है दैट मेरे को इफ आई एम अ दलित or if I'm a woman, I would be more inclined to choose these kind of topics. Caste discrimination I would like to understand. Or if I have a keen interest in economics, ठीक है, मैं मान लो मेरा इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने डिग्री करी हुई है, तो if I want to do a sociological research, I would be more inclined to choose a topic के इकोनॉमिक्स और जेंडर में क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स और कास्ट में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो this is unavoidable and this is okay also. Choosing a topic based on your personal interest is not gonna disturb your investigation, the validity of your investigation. ये तब भी उतनी ही वैलिड होगी आप कोई भी टॉपिक चूज करते हो. फिर आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जो होता है इन सोशियोलॉजी, इट इज इंडक्टिव इंस्टेड ऑफ डिडक्टिव. देखो फैंसी वर्ड्स हैं, डोंट गेट स्केयर्ड.
इंडक्टिव मतलब कि आई विल डू अ स्मॉल रिसर्च, ठीक है, मैंने 100 लोगों पे, जैसे असर की रिपोर्ट आती है एजुकेशन पे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग क्लास 5 स्टूडेंट्स, क्लास 2 स्टूडेंट्स, आर दे एबल टू स्टडी बुक्स ऑफ देयर क्लास। तो उन्होंने एक सैंपल लिया, राइट, दे डिड नॉट गो टू एवरी स्कूल इन इंडिया, दे टुक अ सैंपल ऑफ सर्टेन हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया एंड उसमें उन्होंने स्टडी करी। तो इंडक्टिव मतलब कि एक छोटी रिसर्च करके, एक सैंपल लेके 100 घरों पे या 1000 घरों पे रिसर्च करके यू जनरलाइज्ड इट कि भाई ये पूरे इंडिया में ही ये हालत है एजुकेशन की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी में भी वी यूज इंडक्टिव अप्रोच, दैट वी टेक अ सैंपल of 100 or 200, a sociologist goes to a village, वहां पे स्टडी करी, on the basis of that he tries to generalize it, tries to implement it on the entire Indian society, that is called inductive। पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन की ओर जाना, छोटा सैंपल लेके उसको पूरी पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। ये हम सोशियोलॉजी रिसर्च में हम करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गो टू एवरी हाउस होल्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी कैन गो, यहाँ पे एवरी मैटर, अगर सोडियम इंडिया में हम स्टडी कर रहे हैं तो सोडियम यूएस में या जापान में या स्पेन में इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इट वुड नॉट चेंज विद ज्योग्राफी, इट वुड नॉट चेंज विद सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे अगेन डेटा कलेक्शन वी डू, साइंस में हम डेटा कलेक्शन करते हैं, हमने सर्वे किया, हमने देखा कि हाउ द ग्रेविटी, मान लो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी इक्वेटर पे कैसे है, ग्रेविटी पोल्स पे कैसे है, हाउ ग्रेविटी चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। उसके लिए हमने डेटा कलेक्शन किया, वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, वी चेक्ड कितना जी निकल के आ रहा है, 9.8 निकल के आ रहा है कि 10 निकल के आ रहा है। यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, अगेन बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमंस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ बिग सैंपल स्पेस ऑफ ह्यूमंस, तो यहाँ पे वी डू क्वालिटेटिव रिसर्च। अगेन क्वालिटेटिव मतलब यही होता है कि वी वेंट टू अ विलेज, हमने एक छोटे लेवल पे स्टडी करी। क्वालिटेटिव मतलब कि हमने क्वांटिटेटिव पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटेटिव मतलब हमने ज्यादा नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया कि कितना बड़ा स्टडी करना है मेरे को, सैंपल स्पेस कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेरे को स्टडी करने हैं, मैंने एक छोटा सैंपल लिया। क्वालिटेटिव मतलब मैंने ऐसे इंडिविजुअल्स चूज किए जो एक्चुअली दे रिफ्लेक्ट, अब असर की रिपोर्ट, इफ आई वांट टू स्टडी एजुकेशन इन रूरल इंडिया, आई सेलेक्टेड द काइंड ऑफ विलेजेस व्हिच एक्चुअली कैन रिप्रेजेंट द एंटायर इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब कि टू रिड्यूस माय मेहनत, टू रिड्यूस माय हार्डवर्क, आई चोज अ सर्टेन स्मॉल सैंपल स्पेस, क्वालिटेटिवली उसको स्टडी किया, उस पर सब कुछ किया, एंड देन थ्रू इंडक्टिव अप्रोच आई एम जनरलाइजिंग इट। तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, नंबर्स पे वी आर नॉट फोकसिंग। देन अब इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी कि व्हेन यू हैव टू इंटरप्रेट अ रिजल्ट, आपकी रिसर्च का एक रिजल्ट निकल के आता है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन में आपकी वैल्यूज, आपकी पर्सनल वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, एंड दैट पॉजिटिव वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का हमने एग्जांपल लिया, पीपल हु डिड नॉट वॉच फर्स्ट वीडियो, लेट मी टेल यू अगेन कि यहाँ पे मतलब ये है कि मान लो यू आर स्टडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में हम देख रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स जो हायर लेवल पे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचे हैं, दे मोस्टली बिलोंग टू ब्राह्मण्स, ठीक है, वो ब्राह्मण वर्ण के हैं। बट अगर हम लोअर लेवल पे जा रहे हैं, वी टॉक अबाउट पीएंस एम्प्लॉयड इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स एज पब्लिक सर्वेंट्स, तो पीएंस जो है दे आर मोस्टली बिलोंगिंग टू दलित्स। अब इसको अगर मुझे इंटरप्रेट करना है तो I have to say that this is sheer caste discrimination going on in bureaucracy, because despite 15% reservation to SCs, they are not even one or two are there, I think. तो गिनती के एक दो लोग हैं जो since independence they could reach the level of joint secretary or above. तो इतने ज्यादा वो हैं क्या, मतलब उनकी मेरिट इतनी ज्यादा लो है क्या कि दे आर नॉट इवन 1-2 people are able to reach the highest levels of bureaucracy, and this is an actually study, you can google it, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज आपकी चाहिए ही चाहिए। अब इन पर्सनल वैल्यूज को, इसमें आपके अच्छे वैल्यूज यूज हो, सोशियोलॉजिकल रिसर्च अच्छी निकल के आए, तो
वी यूज समथिंग कॉल्ड टाइपोलॉजीज आइडियल टाइप. बेसिकली कुछ मतलब नहीं है इसका, इट इज एन ईजी थिंग कि वी क्रिएट अ फ्रेमवर्क. कि मान लो मैं ब्यूरोक्रेसी स्टडी कर रही हूँ, तो ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या वैल्यूज चाहिए थी. ब्यूरोक्रेसी इज हायरार्किकल. ब्यूरोक्रेसी में पीपल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी. ब्यूरोक्रेसी में अ गुड ब्यूरोक्रेट इज दैट विच इज फेयर एंड ऑनेस्ट, ही डज नॉट टेक ब्राइब. तो इस तरह के हमने एक टाइप्स बना ली. हाउ अ ब्यूरोक्रेसी, जो मेरा टॉपिक है कि ब्यूरोक्रेसी में स्टडी कर रही हूँ, तो हाउ इट शुड बी. ठीक है, टाइप्स बना ली मैंने, 4-5 टाइप्स बना ली कि ब्यूरोक्रेसी के ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. वो फ्रेमवर्क मैंने बनाया ताकि मेरी जो रिसर्च है वो सही निकल के आए, उसमें मेरे पर्सनल बायस, नेगेटिव बायसेस ना आए. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि थ्योरी फॉर्मुलेशन. अब फॉर्मुलेशन होती है व्हेन जनरलाइजेशंस आर फाउंड रिपीटेडली ट्रू. अब देखो, वी आर फॉलोइंग हेयर इंडक्टिव अप्रोच. आई टोल्ड यू हमने एक छोटा सैंपल्स पे स्टडी किया, पर्टिकुलर चीज स्टडी करी, एंड वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज इट ऑन द इंटायर इंडियन सोसाइटी. ठीक है, फॉर्मुलेशन. अब जब हम इसको थ्योरी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, वी हैव टू सी दैट इज इट, कैन वी जनरलाइज इट, इज इट रिपीटेडली ट्रू इन अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अगर मैंने ये स्टडी किया कि women in rural Haryana they are weak in maths compared to men, can I generalize it? तो generalization तभी होगी when it is repeatedly true in other sections of the society. उसके लिए मुझे फिर से वो स्टडी बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये रिपीटेडली ट्रू, ये जनरलाइजेशन करने के लिए दैट इज द मॉडिफिकेशन आई हैव टू डू. यहाँ पे अगेन सोडियम अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हो तो सोडियम यूएस में, कनाडा में सेम बिहेव करेगा. बट हियर जनरलाइजेशन के लिए एक स्टेप हमें और ऐड करना पड़ता है, दैट कैन इट बी जनरलाइज्ड. ठीक है, फिर टेस्टिंग में. अब टेस्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. हाउ कैन वी एज इंडिविजुअल्स, अगेन साइंस स्टूडेंट्स, आपसे मैं पूछती हूं कि इफ आई हैव टू डू अ लैब एक्सपेरिमेंट, can I make 100 people sit in a room and test them कि what are their thinking, what are their views with respect to caste, what are their views with respect to women, are they sexist, are they casteist. कैसे आप स्टडी करोगे, कैसे आप अपनी रिसर्च में निकाल के आओगे कि एक सेक्शन में किस लेवल का प्रेजुडिस है, किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है. दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हम सोशियोलॉजी में, because we are studying individuals, we cannot make them sit. अगर हमने उनको बिठा दिया, इसको बोलते हैं, मान लो हमने उनको बिठा दिया और या तो हमें उनको कमरे में बिठा के हमने उनको बोला कि भाई दिस इज द स्टडी वी आर डूइंग एंड वी विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन योर व्यूज ऑन विमेन, ऑन योर व्यूज ऑन कास्ट. अब आप बताओ, दैट विल चेंज देयर आंसर्स, दैट विल चेंज देयर व्यूज. दे वुड नॉट टेल द ट्रूथ बिकॉज they know कि publicly if मैं अपने discriminations, if मैं अपने prejudice बता दूंगा जो मैं करता हूं, तो it might affect my image in society. I might get arrested also. ठीक है, I might get bashing from other people in the society also. People sitting next to me, they can scorn at me. ठीक है, कोई आके मेरे को थप्पड़ भी मार सकता है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, लड़ाई हो सकती है. तो इसे कहते हैं हॉथरॉन इफेक्ट, कि इंडिविजुअल्स को हम लैब में रख के अगर हम बता देते हैं तो दैट चेंजेस देयर बिहेवियर. और अगर हम उनको नहीं बताते, ठीक है, अब जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि कैमरा लगा होता है कहीं साइड पे, किसी को पता नहीं है, एंड आप जाके उनसे टेस्ट कर रहे हो कि 100 का नोट नीचे रख दिया, वो उठाता है कि नहीं, बटुआ नीचे रख दिया, उठाता है कि नहीं. अगर ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वेयर यू डू नॉट टेल द इंडिविजुअल दैट वी आर डूइंग अ सोशल एक्सपेरिमेंट ऑन यू, that leads to ethical issues. You are violating the privacy of that individual by putting him live on camera on YouTube. तो ethical issues हो जाते हैं अगर हम नहीं बताते हैं. बट अगर हम उनको बता रहे हैं तो उसके ट्रूथ हमारे बाहर नहीं निकल के आ रहा है, सच्चाई बाहर निकल के नहीं आ रही है. तो these are the problems which we face in sociological research. That is why we cannot use scientific methods used in natural sciences as it is here. ठीक है, तो ये हमने ऐसा टेबल बना के शो कर दिया. फिर
अब इसका क्रिटिक एक देख लेते हैं. अब देखो इट्स अ 20 मार्कर क्वेश्चन. एज ऑफ नाउ द कंटेंट इज कंप्लीट, हमने बता दिया. बट whenever there is a 20 marker question, you have to give critique even if it is not asked in the question. Only then your answer becomes complete. critique आपको देना ही देना है. even in a 10 marker you have to give critique. even 1 or 2 points you have to give critique that completes the entire shape of your answer, that you covered all the dimensions, you covered all the viewpoints. ठीक है, सारे nuances आपने cover करे. तो क्रिटिक देखते हैं कि क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि हम साइंटिफिक मेथड जो नेचुरल साइंस में यूज होता है उसको हम सोशियोलॉजी में यूज कर सकते हैं कि नहीं. इस पे क्रिटिक है कि लोग कहेंगे, थिंकर्स बोलेंगे कि नहीं कर सकते. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले हेबरमास. हेबरमास कहते हैं कि भाई हम जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वी आर नॉट एटम्स. हम एक एटम, एक मैटर के अंदर बैठे हुए हम एटम्स नहीं हैं कि हम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी F और सारे एटम्स जो हैं वो एक तरह से बिहेव करेंगे. ठीक है, मैंने मान लो आयरन लिया, तो आयरन पे मैंने हीट लगाई, टेम्परेचर लगाया, तो सारे के सारे एटम्स आयरन के एक तरह से बिहेव कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. आयरन का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस पे दुनिया का कोई भी एटम है आयरन का, वो उसी टेम्परेचर पे पिघलेगा. गिवन द सेम प्रेशर, उसी टेम्परेचर पे वो पिघलेगा. बट कैन वी से द सेम अबाउट ह्यूमन बीइंग्स? के भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आया दुनिया में, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया, मान लो वो एक एक्सटर्नल फोर्स थी इंडियन सोसाइटी पे या पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी पे. इंडियन सोसाइटी का केस लेते हैं, तो डिड इट अफेक्ट ऑल द पीपल इक्वली? या अगर मैं पैंडेमिक का केस लूं कि पैंडेमिक इज एन एक्सटर्नल फोर्स, पैंडेमिक के टाइम पे अगर ये एक एक्सटर्नल फोर्स इंडियन सोसाइटी पे लगी, क्या इसमें सारे इंडिविजुअल्स का बिहेवियर सेम था या फिर कुछ इंडिविजुअल्स ज्यादा इफेक्ट हुए थे और कुछ इंडिविजुअल्स कम इफेक्ट हुए थे? ठीक है, सम ऑफ अस वी वर सिटिंग, वी वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम. सम ऑफ अस, the laborers, especially the daily wage laborers, they were on roads, they were traveling thousands of miles to reach their hometowns because they could not survive. ठीक है, तो हेबरमास कहता है कि नहीं, नेचुरल साइंस अलग चीज है, उसमें आप मेथड्स लगाओगे वो अलग है. ह्यूमन बींग्स आर नॉट एटम्स इन द मैटर. तो देयर बिहेवियर, देयर इंडिविजुअल बिहेवियर, उनकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है. They have their own brains, they have a different way of looking. Each individual has a different way of interpreting what is going on in society. ठीक है, सोसाइटी में पैंडेमिक आई, मैं कैसे उस पर रिएक्ट करूंगी, वो बहुत ही मेरा एक इंडिविजुअल बिहेवियर होगा, विच इज यूनिक, विच कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. तो ये बात हेबरमास ने बोली, विच इज, आप मानते हो ये सही है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या बोला. अगेन हॉथरॉन एंड एथिकल इश्यूज, कि हम लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं. लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पीपल डू नॉट बिहेव, अपना ट्रूथ निकल के नहीं आता है. ठीक है, दे विल ट्राई टू पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स बोलेंगे विच इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी. और अगर हम उनको नहीं बताते हैं कि आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैमरा लगा दिया, हमने सवाल पूछे, तो दिस इज अनएथिकल, वी आर वायलेटिंग देयर प्राइवेसी. सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि नहीं, वी कैन नॉट यूज साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. थर्ड, वेबर बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती सोशियोलॉजिकल रिसर्च में. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो हर कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है, एनी सोशल एक्शन, उसकी हर इंडिविजुअल की एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है. हर बंदा कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है उसको अपने तरीके से देखता है. अगेन पैंडेमिक का ही अगर हम एग्जांपल लें
तो पैंडेमिक के केस में एवरीबडी इज इंटरप्रेटिंग, सम पीपल रूरल एरियाज में देखो दे डू नॉट केयर, पैंडेमिक आ गया कहते हैं जुकाम है हमें नहीं फर्क पड़ता। अर्बन एरियाज में एवरीबडी इज टेकिंग प्रिकॉशंस, घर में 3 लोग हैं वो इकट्ठे नहीं बैठ रहे हैं कि भाई एक दूसरे को ना हो जाए। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट डिग्री ऑफ रिएक्शन टू अ सोशल एक्शन, टू समथिंग गोइंग ऑन इन सोसाइटी। तो ये बोल दिया था वेबर ने कि भाई ऑब्जेक्टिविटी तो आप भूल जाओ, वो नहीं हो सकती, हम हर बंदे की इंटरप्रिटेशन को कैसे समझेंगे। कार्ल पॉपर ने बोला, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इन्होंने बोला कि देखो आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, साइंस उस टाइम बहुत ज्यादा चल रही थी, 1800s की बात हो रही है कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं कि भाई हमने साइंटिफिक टूल्स को ही यूज करना है स्टडी, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को लेके आएंगे तभी हमारी रिसर्च वैलिडेट होगी। कार्ल पॉपर कहते हैं कि भाई हम साइंटिफिक मेथड्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स आर इक्वली अनसर्टेन, वो भी जरूरी नहीं है आज ट्रू है कि कल उसको फॉल्सिफाई करके कल वो उल्टा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम तक हम मानते थे कि अर्थ के आसपास सूरज रिवॉल्व करता है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, सूरज मॉर्निंग में उगता था ईस्ट से, वेस्ट में डूबता था, तो हमने देखा, हमने अपनी रिसर्च करी, हमने अपनी आंखों से देखा एंड वी सेड कि यस द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। फिर हमने थोड़ी और कुछ 100-200 साल बाद हमने देखा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, फिर हमें समझ में आया उस टाइम की साइंस, 200 साल बाद जो साइंस आई उसने बोला कि नहीं अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो हो सकता है, अब कार्ल पॉपर का कहना है कि हो सकता है आज से 500 साल बाद हमें पता चले कि नहीं अर्थ इज ऑल्सो नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड कुछ और बात निकल के आए, ठीक है, दैट अर्थ एंड सन आर रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग एल्स। तो दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या लेवल ऑफ एडवांसमेंट वी आर एट। तो उन्होंने बोला कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दो, वो भी इक्वली अनसर्टेन है, का आज सच है कल को वो भी झूठ साबित हो सकते हैं बेस्ड ऑन इन रिसर्च। तो ऐसा नहीं है कि वो फाइनल है और उनको इतनी इंपॉर्टेंस दो। फिर अडोर्नो, अब अडोर्नो ने क्या बोला कि देखो साइंटिफिक मेथड्स अगर आप यूज करोगे सोशियोलॉजी में, दैट विल किल the sociological research, that will kill what we want out of a sociological research. How? Scientific methods कैसे होते हैं? Scientific methods होते हैं हमने एक्सपेरिमेंट किया लैब में जाके, साइंटिफिक मेथड होता है हमने सर्वे, हमने डेटा इकट्ठा किया, मैंने सर्वे भेज दिया 100 लोगों को कि भाई ये क्वेश्चनियर है, इसमें आप बताओ व्हाट आर योर व्यूज ऑन कास्ट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन हाउ एजुकेटेड यू आर। क्वेश्चनियर किसने बनाया? क्वेश्चनियर मैंने बनाया। क्वेश्चनियर में मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस किसने दिए? मैंने दिए। तो बेसिकली मैं अपने ऑप्शंस सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स जिसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ उन पे फोर्स कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम अदर्स का कॉलम डाल देते हैं कि इन केस यू हैव अनदर ओपिनियन यू कैन राइट इट डाउन, बट दैट डज नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है। अदर्स में वो इन्वोक, उनको वो याद नहीं आता है, उनकी क्यूरियोसिटी इवोक नहीं होती है, ठीक है। तो अडोर्नो कहता है कि जब आप साइंटिफिक मेथड्स यूज कर लिया, जब आपने क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चनर में आपने जो सवाल भी पूछे, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि आप इंडिविजुअल से तो बोलोगे नहीं कि आप बताओ कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। सवाल जब मैंने फ्रेम किए, इन्वेस्टिगेटर ने फ्रेम किए, वहीं पे सोशियोलॉजिकल रिसर्च की क्रिएटिविटी लिमिट हो गई, बिकॉज आई इम्पोज्ड माय ओन number of questions, my own importance of questions on the people, on the individuals I am studying. तो that kills creativity. इंटरव्यू में क्या होता है, अगर मैं पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू जा रही हूँ, दैट इज स्टिल बेटर कि फॉलो अप क्वेश्चन होता है, उसके बेसिस पे मैं उसके सामने हूँ, उसने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे आई कैन मॉडिफाई माई आंसर, आई कैन एक्चुअली गो इन द डायरेक्शन कि उनके विचार समझने के लिए मैं फॉलो अप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। क्वेश्चनर में क्या, आपने क्वेश्चन भेज दिया, उन्होंने भर के वापस दे दिया, उसके बेसिस पे आप एक अच्छी क्वालिटी सोशियोलॉजिकल रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस वाज द क्रिटिक, यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। हमने बात करी थी कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं एंड सोशियोलॉजी में वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं कि नहीं, वो हमने टेबल में दिखाया एंड देन वी वेंट टू द क्रिटिक। I hope you understood this question. Let's go for the third question sharp at 10 AM. अभी ये हो चुका है।
एंड इफ यू वांट फुल एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज हमारी चलेगी कुछ टाइम में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर्स बिलो. एट द सेम टाइम हमारा सोशियोलॉजी फाउंडेशन बैच इज स्टार्टिंग ऑन 30th May 2023, right after your prelims. So if you want to enroll for that, you can also again click the enrollment button below in the description. The link has been provided, or you can call and have a one-on-one interaction with me directly. Thank you.